ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो गए। हमने कल जिस टॉपिक पे एंड किया था आप बच्चों के साथ, जिस टर्म पे हम थे उस टर्म का नाम था असेट्स, और मैंने कहा था एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज कॉल्ड असेट्स। कोई भी ऐसी चीज जिसका बेनिफिट, कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट कंपनी को फ्यूचर में मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? असेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असेट्स बोलेंगे। कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर जिसमें हम हैं उसके अगले साल, अगर उसके अगले एक साल के अंदर अंदर बेनिफिट हमें मिल गया और हमने उसे बेच दिया तो कौन से असेट्स हो गए? करंट असेट्स। और एक साल से ज्यादा हम आगे चले गए तो कौन से असेट्स हो गए? सर, नॉन करंट असेट्स। कौन से असेट्स हो गए? नॉन करंट असेट्स। और इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। करंट असेट्स को लिखो, दोज असेट्स विच आर held by the business, those assets which are held by the business या held by the firm with the purpose of converting them into cash or for using them within a short period. ये पीरियड कितना है? 1 ईयर। ये कितना? 1 ईयर। विद इन अ शॉर्ट पीरियड 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल डेब्टर्स, फॉर एग्जाम्पल बिल रिसीवेबल, फॉर एग्जाम्पल कैश in hand, for example cash at bank। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? करंट असेट्स के। करंट असेट्स वो असेट्स हैं जिन्हें कंपनी ने होल्ड किया है, जो कंपनी के पास हैं, या तो उन्हें बेच दिया जाएगा या उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा कैश के अंदर, या यूज कर लिया जाएगा या बेच दिया जाएगा या कन्वर्ट कर दिया जाएगा 1 साल के अंदर। मुझे बताओ, मैं जो कि एक बिजनेस हूं, अगर मैंने आज किसी को क्रेडिट पे माल बेचा, उधार पे माल बेचा, वो मेरा क्या हुआ? सर, डेब्टर। सर डेटर बोलते हैं सर उसको जिससे आपने पैसा लेना है। चलो आपकी भाषा में डेब्टर बोलता हूं, आप आसानी से सीख जाओगे। मैंने उससे पैसे लेने हैं, लेकिन आज उसने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने उसको गुड्स बेच दिए, लेकिन अभी तक इस अकाउंटिंग ईयर में इस डेट को मैंने गुड्स बेचे हैं। मान लो आज साल का आखिरी दिन है, आप मेरी दुकान पे आए और मैंने आपको गुड्स बेच दिए। क्या बेचे? गुड्स बेचे। ये देखो, मैंने आपको गुड्स बेचे, आप मेरी दुकान पे आए और मैंने गुड्स बेचे वर्थ ₹20,000। कितने के? वर्थ ₹20,000। आज साल का आखिरी दिन है। क्या मैं आपको मना कर सकता हूं कि मैं आपको आज सामान नहीं बेचूंगा क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, मुझे अपनी बुक्स को बंद करना है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बिजनेसमैन हूं और आप मेरे कस्टमर हो। वो बात अलग है कि आप आज पैसे लेके नहीं आए, लेकिन 1 महीने के बाद आप मुझे पैसा दे दोगे। तो मैंने आपको गुड्स बेचे, लेकिन उसका पैसा मेरे पास अभी तक नहीं आया। उसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? यानी पैसा मेरे पास कब आएगा? सर, अगले साल। कब आएगा? सर, अगले साल के अंदर। तो मेरे क्या हो गए? असेट्स। क्या हो गए? असेट्स। लेकिन क्या मैं आपको उधार दे सकता हूं 1 साल से भी ज्यादा? क्या ऐसा होगा कि इस पूरे साल में आपसे पैसा नहीं मांगूंगा? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता।
मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का उधार आप हमें दे दोगे सर, बस। तो मैंने आपको 1 महीने का उधार दिया था। जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होगा, 30 अप्रैल को, अगले साल की 30 अप्रैल 2020 को आप मुझे पेमेंट कर दोगे। आप मुझे क्या कर दोगे? पेमेंट कर दोगे। और उसी वक्त जो आपके डेब्टर्स थे, वो डेब्टर्स अब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपका नाम डेब्टर से काट दूंगा। यू आर नो मोर माई असेट्स, आई हैव गॉट माई मनी। अगले साल के फाइनल अकाउंट्स के अंदर अब आप डेब्टर्स नहीं हो, अब मेरे असेट्स नहीं रहे, यानी कन्वर्ट हो गए डेब्टर्स किसके अंदर? कैश के अंदर, क्योंकि आपने मुझे कैश दे दिया। साल के लास्ट में इस तारीख को जो कैश आपके पास पड़ा है, जो कैश बिजनेस के अंदर पड़ा है, वो कैश क्या है? उसका बेनिफिट आप कब लोगे? सर अगले साल में। उसको यूज कब करोगे? सर अगले साल में। तो वो क्या हो गए? आपके असेट्स हो गए। लेकिन जैसे ही अगला साल चढ़ेगा, जैसे ही अगला दिन आएगा, आप कैश को यूज कर दोगे, गुड्स परचेज कर लोगे, कुछ और परचेज कर लोगे, ये परचेज कर दोगे, कैश यूज हो जाएगा। कैश यूज हो जाएगा। तो कन्वर्ट कर दिया आपने, या फिर आपने यूज कर लिया, उसे हम कहते हैं करंट असेट्स। जो अकाउंटिंग ईयर के, करंट अकाउंटिंग ईयर के अगले 1 साल के अंदर या तो यूज हो जाए या कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं करंट असेट्स। उसे हम कहते हैं करंट असेट्स। ठीक है जी। ऐसे ही आ जाओ, लिखें नॉन करंट असेट्स के बारे में। आओ लिखें नॉन करंट असेट्स के बारे में। फटाफट लिखो, दोज असेट्स, दोज assets which are, इसको होल्ड की जगह हेल्ड कर लो, हेल्ड बाय द बिजनेस, HELD, which are held by the business, held by the business from a long, for a long term point of view. Those assets which are held या held by the business from या for a long term point of view. ये क्या होता है? For more than 1 year. For more than 1 year. इस अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के 1 साल से अगर एक भी दिन आगे चला गया तो वो क्या बन जाएगा? नॉन करंट असेट्स। क्या बन जाएगा? नॉन करंट असेट्स। अगर अकाउंटिंग ईयर से अगले 1 साल से एक भी दिन आगे चला गया तो वो क्या बन जाएगा? नॉन करंट असेट्स बन जाएगा। नॉन करंट असेट्स बोलेंगे। सर इसके एग्जांपल दो ना। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल लिखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब कभी भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, बैंक में FD करवाते हो, बैंक में पैसा रखते हो, तो बैंक में पैसा रखने के 2 तरीके होते हैं। आप ये बात अपने पापा मम्मी से आज पूछ सकते हो। एक तो वो कि आप बैंक में FD करवा दो, फिक्स डिपॉजिट, और एक वो जो आप अपने सेविंग अकाउंट में रखते हो, जिसमें से आप पैसा निकालते भी हो, पैसा डालते भी रहते हो। जब आप बैंक में FD करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, जो कि हर एक घर में हर एक मम्मी डैडी ने करवा रखी होगी। जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो वो 2 तरह की होती है। या तो वो करवाते हो आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, या फिर करवाते हो 1 साल से ज्यादा के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने 1 साल से ज्यादा के लिए कर रखी है, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले अगले कई सालों तक मिलता रहेगा, 1 साल से ज्यादा मिलेगा, उसे आप कह दोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और जो आपने छोटे टाइम के लिए की है, 1 साल तक के लिए, उसे आप कह दोगे करंट असेट्स, बैंक डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। सर फिक्स डिपॉजिट भी हमारे करंट असेट्स होते हैं? हाँ, फिक्स डिपॉजिट भी हमारे करंट असेट होते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट ये बैंक के अंदर होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट ये भी करंट असेट्स हैं, लेकिन कौन से? अप टू 1 ईयर।
और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, ये फॉर मोर देन 1 ईयर। कंपनियां अक्सर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करती रहती हैं, कंपनियां अक्सर बैंक में डिपॉजिट करती हैं, कंपनियां अक्सर दूसरी कंपनियों के शेयर्स बाय करती हैं, उसे भी हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन अभी आप उन चीजों में नहीं जाओ, अभी आप सिर्फ इसको समझो व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स। ऐसी कोई भी एसेट्स जो कंपनी हेल्ड करती है 1 साल से ज्यादा, यानी जिस खर्चे का बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिलेगा। सर खर्चा कैसे हुआ? आपने कहा बैंक में पैसा जमा कराया, ये खर्चा थोड़ी है सर। अरे आपने अपने यहां से कैश उठाया, जाके बैंक में डिपॉजिट करा दिया, पैसा कहां चला गया? बैंक में चला गया। कितने साल के लिए करवाया? सर 12 महीने के लिए करवा दिया, तो कौन सा एसेट्स हो गया? करंट एसेट। सर 3 साल की एफडी करवाई, सर पापा ने बताया कि उन्होंने 3 साल की एफडी करवा रखी है, वो कौन सा एसेट्स है? नॉन करंट एसेट्स। कौन सा एसेट्स है? नॉन करंट एसेट्स। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक तो आ गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या आ गया? दूसरा फिक्स्ड एसेट्स। एक तो आ गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या आ गया? सर दूसरा आ गया इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स। सर ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? जैसे मशीन, बिल्डिंग और बहुत सारी चीजें, और फर्नीचर, ठीक है नहीं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर और बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं, जैसे गुडविल, जैसे पेटेंट राइट, पेटेंट राइट्स, जैसे ट्रेडमार्क, जैसे ट्रेडमार्क। सर ये समझ में नहीं आया सर, फिक्स एसेट्स समझ में नहीं आया, मशीन समझ में आ गया सर। मशीन इज अ फिक्स एसेट, क्योंकि मशीन हम बहुत सारे साल यूज करने वाले हैं, वो समझ में आ गया सर। बिल्डिंग भी समझ में आ गया, बिल्डिंग हमें दिख रही है, हम बहुत साल यूज करने वाले हैं। लेकिन सर ये फर्नीचर भी दिखता है सर घर में, लेकिन ये गुडविल, ये पेटेंट राइट, ये ट्रेडमार्क समझ में नहीं आया सर। और मैं आपको इसको आगे समझाता हूं फिक्स एसेट्स के बारे में। और मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊं, फिक्स एसेट्स के बारे में समझना जरूरी है, बिकॉज फिक्स एसेट्स भी अब 2 तरह के होते हैं। आ जाओ थोड़ा सा हम आगे बढ़े, इसको साफ भी नहीं हो रहा है, चलो हो जाएगा। आ जाओ आगे, थोड़ा सा आगे चलें, आगे चले हम थोड़ा सा, तो मैं इस फिक्स एसेट्स के बारे में थोड़ा और आपको डिटेल में बता दूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। लो फिक्स एसेट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, तो फिक्स एसेट्स जो होते हैं, फिक्स एसेट्स अब ये 2 तरह के होते हैं, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। फिक्स एसेट्स जो होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स, पूरा लिख सकते हो, एक टेंजिबल TANGIBLE टेंजिबल फिक्स एसेट्स, और एक इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। आगे लिख लो, एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स और एक इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। सर टेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होते हैं सर, और इनटेंजिबल क्या होते हैं? तो लिखो फटाफट, टेंजिबल फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स which have physical existence, which have which can be touched, which can be touched
और सी। आप जिन चीजों को देख सकते हो, आप जिन चीजों को देख सकते हो, छू सकते हो, आप जिन चीजों को देख रहे हो, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। सर इसका एग्जांपल दो ना। इसका एग्जांपल हो गया ना मशीन, इसका एग्जांपल फर्नीचर, इसका एग्जांपल बिल्डिंग, इसका एग्जांपल कंप्यूटर, इसका एग्जांपल व्हीकल्स। एक कंपनी में बहुत कुछ होता है फिक्स एसेट्स के अंदर। मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर्स है, व्हीकल्स है और बहुत कुछ है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक अगर छोटी सी कंपनी में आप देखोगे तो बहुत कुछ होता है। एक कंपनी में एसी होता है? एयर कंडीशनर भी होता है एक कंपनी के अंदर, और बहुत सारी चीजें कंपनी में होती हैं जो कि हम इसे कहते हैं फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एक्जिस्टेंस, जिनको आप खुद देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जिन्हें आप महसूस नहीं कर सकते, जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप देख नहीं सकते, उन्हें हम कहते हैं इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। सर ऐसे भी एसेट्स होते हैं क्या कंपनी में? क्या इनकी भी कोई वैल्यू होती है? बहुत वैल्यू होती है। मैं भी एक एग्जांपल देता हूं, पहले आप लिख लो। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? दोज फिक्स एसेट्स which do not have physical existence, which do not have physical existence, जिनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती। They cannot be touched or seen. They cannot be touched सर ये तो आपने इसका उल्टा लिखा दिया सर, लेकिन हमें बताओ ना ये कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडमार्क, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट, फॉर एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो आपको दिखती नहीं है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन ये कंपनी के एसेट्स हैं, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। सर कोई एक तो समझा दो सर, हमें तो एक भी समझ नहीं आया। ये देखो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ गुडविल का। ये आप क्लास 12 में भी बहुत बार पढ़ोगे। गुडविल इज आल्सो अ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। कैसे? ये देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आप हो, आप कौन हो? सर मैं सर। सर ये हमारी आंखें आप सीधी खड़ी क्यों कर देते हो सर? आंखें तो ऐसे होती हैं, नाक सीधे होनी चाहिए। अरे छोड़ो ना, डायग्राम में क्या रहता है? आपकी पिक्चर पूरी बना दी। ये आप हो, कौन हो? आप कहां जा रहे हो मालूम है आपको? सर मुंह तो इस तरफ है, जान इस तरफ रहे हैं। आप मार्केट जा रहे हो। कहां? मार्केट जा रहे हो। आज आप शूज परचेज करने के लिए क्या बाय करने जा रहे हो मार्केट में? सर शूज बाय करने के लिए मार्केट जा रहे हो। और ये रहा मार्केट, ये देखो कितना बड़ा मार्केट है। ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। और यहां से आप मार्केट में एंटर कर गए। सर दरवाजा तो खोल दो सर, मार्केट तो बंद है। अरे चलो ना, हो गया एंटर। कहां चले गए आप? मार्केट में चले गए। ये गए आप मार्केट में। ये आज नहीं जाना, मार्केट बंद है अभी, जब खुल जाए। आप मार्केट में जा रहे हो शूज बाय करने के लिए। आप मार्केट में गए शूज बाय करने के लिए एक मॉल के अंदर, जब बहुत सारी कंपनियों के शूज हैं। सुनो मेरी बात, आपके सामने 3 चॉइस हैं। एक बाटा, ये बाटा के शूज हैं। दूसरा एक्स और तीसरा वाई। कौन कौन सी कंपनियों के शूज हैं? सर 3 कंपनियों के। एक बाटा के शूज हैं, एक एक्स कंपनी के शूज हैं और एक वाई कंपनी के शूज हैं। मुझे सच्ची बताओ, क्या आप एक्स और वाई कंपनी को जानते हो? नहीं सर, हमने कभी इनका नाम नहीं सुना। क्या आप बाटा को जानते हो?
हाँ सर, इसका तो बहुत नाम सुना है सर, टीवी में ऐड भी आती है, इनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है सर। मैं तो इनफैक्ट इसी के शूज बाय करने वाला हूं। मुझे बताओ, हर बच्चा, हर एक नॉर्मल इंसान वो कौन से शूज बाय करेगा? सर बाटा के शूज बाय करेगा। क्यों बाटा के शूज बाय करेगा? क्यों नहीं बाय करेगा एक्स और वाई के शूज? क्योंकि बाटा का नाम है मार्केट में, इसी को बोलते हैं गुडविल। गुडविल का मतलब होता है, गुडविल का मतलब है गुड नेम, गुड नेम इन द मार्केट। गुड नेम इन द मार्केट, ये बाटा का नाम था, तभी 90% लोगों ने इस 3 चॉइस के अंदर बाटा को पिक किया। पता है क्यों? क्योंकि बाटा की गुडविल थी मार्केट में। बाटा हैज अ गुडविल इन द मार्केट, पीपल ट्रस्ट ऑन बाटा। यही रीजन था कि पीपल हैव पिक द शूज ऑफ बाटा। ये क्या हुआ? इट इज जनरेट द इनकम फॉर द बिजनेस। तो गुडविल क्या हुआ? गुडविल इज एन असेट्स। गुडविल एक असेट्स हो गया है, उसका नाम यूज करके बाटा के शूज मार्केट में बिक रहे हैं, इसी को कहते हैं गुडविल। सर समझ में आ गया, गुडविल का मतलब गुड नेम, अच्छा नाम। मार्केट में आपका अच्छा नाम हो तो उसे कहते हैं गुडविल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, सर ये क्या होता है? सर ट्रेडमार्क। आपने कभी कुछ आइटम परचेज किए होंगे, उस पर आपने छोटा सा लिखा देखा होगा ऐसे करके टी। इसका मतलब होता है कि ये जो आइटम आप परचेज कर रहे हो, जो उसके ऊपर आपने जो स्टिकर देखा है, वो और कोई प्रिंट नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसी कंपनी के हाथ में है, वही कंपनी उसे प्रिंट कर सकती है। उसे हम क्या कह देते हैं? ट्रेडमार्क। आपने बहुत सारी चीजों में देखा होगा, आपने सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखे होंगे, जो लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे आप टैली बाय करना चाहते हो, जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़े 12th क्लास में जाओगे, तो आप टैली सीखोगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसे आप सीखोगे। तो आप देखो, 11th क्लास में भी आप पढ़ोगे टैली के बारे में, लास्ट के चैप्टर्स में जाके, तो वो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। वो क्या है? यू आर नॉट सीइंग इट फिजिकली, आप उसे फिजिकली नहीं देखते, आपके कंप्यूटर में फिट कर देते हैं और उसके बाद आप टैली यूज करना स्टार्ट कर देते हो। वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। ऐसे ही कॉपीराइट, अगर आप किसी राइटर की बुक पढ़ रहे हो, अभी जो आपके पास बुक होगी अकाउंट्स की, उसमें शुरू में जाके देखोगे तो इस तरीके करके लिखा होगा, ऐसे सी करके ऐसे डाला होगा, मतलब और कोई भी इस बुक के कंटेंट्स को प्रिंट नहीं कर सकता। ये उनका असेट्स है, वो इसको कई सालों तक यूज करने वाले हैं। इसे कहते हैं इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है, आप ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाओ, हम आगे इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। तो असेट्स कितने तरह के होते हैं? सर करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। सर नॉन करंट असेट्स होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा फिक्स असेट्स। और फिर फिक्स असेट्स आगे 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल फिक्स असेट्स और इनटेंजिबल फिक्स असेट्स। एक और असेट्स हैं जो रह गए, एक और तरह के असेट्स होते हैं जो रह गए। आओ मैं आपको पहले उनको करा दूं, ताकि मैं फटाफट, आपने इस चैप्टर को थोड़ा तेज खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाए और हम फटाफट से फर्स्ट चैप्टर में आ जाए जल्दी से। तो आ जाओ फटाफट जल्दी, थोड़ा सा हम इसको जल्दी करें। सर और कौन से असेट्स रह गए? सर बहुत सारे असेट्स आपने पढ़ा दिए, एक और असेट्स रह गए। एक और असेट्स होते हैं जो रह गए, उसे बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स। तो अब असेट्स 3 तरह के हो गए, एक करंट, दूसरा नॉन करंट, और नॉन करंट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और दूसरा फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स, फिर फिक्स असेट्स में क्या हो गया? टेंजिबल और इनटेंजिबल। यहां तक आपने पढ़ लिया। करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो हम लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पे भी बैंक के अंदर या किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं। सर शेयर्स क्या होते हैं? सर बताओ ना, अरे ये जरूरत नहीं है। फिर फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स के अंदर टेंजिबल यानी मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, और इनटेंजिबल जिन्हें आप छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, सिर्फ आप देख, जो सिर्फ है लेकिन वो दिखते नहीं है, जो फिजिकली नहीं दिखते,
तो वो हो गए इंटेंजिबल। ठीक है जी। लो, एक और तरह के एसेट्स हैं, ये हो गया करंट, नॉन करंट, और यहां एक और आ गया, इन्हें बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, FICTIOUS। इन्हें क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। ये कौन से एसेट्स हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। इसका मतलब होता है, फिक्टिशियस बोले या नॉमिनल बोले, इसे बोलते हैं झूठे एसेट्स। झूठे एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब झूठे एसेट्स। इन्हें फिक्टिशियस एसेट्स भी बोल देते हैं, या इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? नॉमिनल एसेट्स। और ये मैडम में पक्का पूछती है पेपरों में, ये आपके पेपर में पक्का पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्टिशियस एसेट्स। याद है मैंने आपको कल बताया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद करो वो पॉइंट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर which have revenue in nature but they are so big that we cannot post them once, we cannot book them once, so we show them in assets। एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो है तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन उसे हम एक साथ इतने बड़े अमाउंट को एक साथ अपने एक्सपेंस में बुक नहीं कर सकते, तो हम उसे क्या करते हैं? उसे हम अपने असेट्स में दिखा जाते हैं और स्लोली बाय स्लोली वहां से हम निकालते जाते हैं और एक्सपेंस में बुक करते जाते हैं। सर ये एक्सपेंस में बुक करने का चक्कर समझ नहीं आया, आगे आगे समझ में आएगा, अभी नहीं, अभी एक साथ सब कुछ नहीं समझाऊंगा। तो ये लो, ये कौन से असेट्स हैं जो रियल में असेट्स नहीं है? दे आर नॉट असेट्स इन रियल बट वी आर जस्ट शोइंग देम एज असेट्स। सर अब ये असेट्स कहां दिखाते हैं? सर मैं सब बताऊंगा, अभी जल्दबाजी नहीं करो, अभी आप जल्दबाजी नहीं करो। सर एक्सपेंस कहां पे दिखाते हैं? हमारी मैडम कुछ बता रही थी, सर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब बताऊंगा हम कौन सी चीज कहां दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, कब दिखाते हैं, सब बताऊंगा। अब वेट करो, अब भरोसा रखो, आपसे कुछ भी छिपेगा नहीं, सब कुछ बताऊंगा और सबसे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आ जाओ, पहले नॉमिनल एसेट्स लिखें, इन्हें क्या बोलते हैं? दीज असेट्स, these are the items or assets which cannot be converted in cash, or no further benefit can be derived from these assets। These are the items or assets which cannot be converted in cash or no further benefit can be derived from these assets। ये झूठे assets हैं बेसिकली, जो हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे वो इसे हम यहां लिख देते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो हम इन असेट्स में डाल देते हैं। दीज आर बेसिकली फिक्टिशियस असेट्स, झूठे हैं। जब कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, मान लो आज आपने एक दुकान खोलने की सोची, दुकान खोलने से पहले आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपको पहले वो जगह पे जाना पड़ेगा, जगह जगह घूम के आपको दुकान ढूंढनी पड़ेगी। मान लो आप एक दुकान खोलने की सोच रहे हो, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? आप ब्रोकर से कांटेक्ट करोगे, टेलीफोन का खर्चा, कई सारे ब्रोकर से कांटेक्ट आपको करना होगा, कई सारे लोगों को फोन करना होगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया। फिर आपको गाड़ी में तेल डालना होगा, फ्यूल डालना होगा, और फिर आप अपनी गाड़ी लेके जाओगे जगह जगह पे साइट देखने के लिए। एक ही जगह पे दुकान पसंद नहीं आएगी, पहले आप बबियाल में जाओगे, फिर आप इधर जाओगे, फिर वहां बाजार में जाओगे, जगह जगह पे आप दुकान देखोगे कि कहां पे दुकान सेट बैठ सकती है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा या फ्यूल का खर्चा, फिर आपका टाइम लगेगा, उसका भी खर्चा। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं। उन खर्चों को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस।
वो एक्सपेंसेस हम कहीं शो नहीं कर सकते, उन एक्सपेंसेस को हम अपनी बुक्स में शो नहीं कर सकते, तो उन्हें हम कहाँ डाल देते हैं, फिक्टिशियस असेट्स में डाल देते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। उन्हें हम कहाँ डाल देते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को फिक्टिशियस असेट्स में डाल देते हैं, और धीरे धीरे फिर उनको हम अपने खर्चों में से निकालते रहते हैं। आई बात समझ में? ये सारी बातें मैं सिखाऊंगा कैसे हम यहाँ डालते हैं और कैसे उसको धीरे धीरे हम करते हैं। ये सब बातें अभी बहुत दूर हैं, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। फिलहाल हमने असेट्स का टॉपिक खत्म किया, और आगे बढ़े। जिस तरीके से हम एक्सपेंडिचर से स्टार्ट हुए थे कि एक्सपेंडिचर 2 तरह का होता है। कौन कौन से तरह का? सर एक्सपेंडिचर 3 तरह का होता है सर। अरे मेन तो 2 ही है, बोलो ना कौन कौन सा? सर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक था हमारा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो बिजनेस में कोई भी इंक्रीज नहीं करता, इनकम को इंक्रीज नहीं करता, बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं करता सर, सिर्फ जो है ना मेंटेन करने के लिए करते हैं सर हम, जो हर बार कंपनी को करना पड़ता है, विच इज रिकरिंग इन नेचर, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। उसी को बाद में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम एक्सपेंस बोल देते हैं सर। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कहा, उन्हें हम बाद में असेस हो सकते हैं, जिसका बेनिफिट हमारे को कब मिलता है, फ्यूचर में मिलता है। फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी सर आपने करवा दिया। जैसे एक्सपेंडिचर कंपनी करती है, खर्चा करती है, वैसे ही कंपनी रिसीव भी करती है। क्या करती है? पैसा रिसीव भी करती है। आओ उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं फटाफट। रिसीव्स, खुल के लिखें, RECEIPS, रिसीट्स। वैसे है तो पी, लेकिन ई साइलेंट है तो रिसीट्स बोलते हैं। इसका मतलब है पैसा आना। वहां पे खर्चा था, अब क्या है? पैसा आना। एक कंपनी के अंदर खर्चा अगर 3 तरह का आपने पढ़ा कि कंपनी में 3 तरह का खर्चा होता है, तो कंपनी में जो पैसा आता है ना, वो भी 2 तरह का होता है। एक रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स। एक रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स। इसके बारे में फटाफट से लिखो। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल from sale of goods and service, from sale of goods and service, amount received or receivable from sale of goods and service in normal course of business. In normal course of business is called revenue receipt. Sir, example, for example, sales. सेल्स का मतलब सेल ऑफ गुड होता है, जब हम गुड्स बेचते हैं। एक बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कहां से आएगा? सर गुड्स को बेच के आएगा। एक बिजनेस में पैसा कहां से आता है? सर गुड्स, जिस गुड्स में वो बिजनेस डील करता है उसको बेचने से जो पैसा आएगा, दैट इज सेल ऑफ गुड्स। उससे जो पैसा आता है। सर और कहां से पैसा आता है? अगर कुछ स्क्रैप बेच दिया, छोटा मोटा कुछ स्क्रैप बेच दिया जिसमें गुड्स पैक होके आए, उसे हम स्क्रैप बोलते हैं, जिसे हम रद्दी बोल देते हैं। कुछ रद्दी बेच दी, कुछ न्यूज़पेपर बेच दिए, कुछ ये वो बेच दिया, ये थोड़ा बहुत पैसा आ गया, इसे हम क्या बोल देते हैं? स्क्रैप बोल देते हैं, जिससे हम रद्दी वाले को बेचते हैं। वो बिजनेस में बहुत सारी रद्दी निकलती है, उसको बेच दें, उससे कुछ पैसा आ जाए। सर और कैसे पैसा आ सकता है? और पैसा आ सकता है सर इंटरेस्ट और डिपॉजिट। अगर बिजनेस ने कुछ पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में, उसका कुछ पैसा आ जाए, उसे भी हम क्या बोल देंगे? रेवेन्यू रिसीट्स। यानी जो बिजनेस के अंदर नॉर्मल कोर्स से पैसा आए, जिसके लिए बिजनेस
नॉर्मल, जैसे आपके पापा की सैलरी आती है, हर महीने वो सैलरी आती है, वो पूरे साल तक हर महीने की 30 तारीख को सैलरी आती रहती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। लेकिन अगर आप एक प्लॉट को बेच दो, अपने घर के साथ वाले एक प्लॉट को बेच दो, फिर उससे आपके पास घर में जो पैसा आए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। क्योंकि वो आप हर साल नहीं बेचने वाले हो, इतने सारे प्लॉट आपके पास नहीं है कि आप हर महीने या हर साल एक प्लॉट को बेचते चले जाओ। वो कभी कभी होने वाली इनकम है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। वो पैसा कभी कभी आएगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। लेकिन वो पैसा जो हर महीने आ रहा है, नॉर्मल कोर्स से जो पैसा घर में आ रहा है, मतलब सैलरी, वो आपकी रेवेन्यू रिसीट हो गई। आपके घर की जब बात करें, अगर हम बिजनेस की बात करें तो एक बिजनेस के अंदर नॉर्मल पैसा किन तरह से आ सकता है? एक बिजनेस में पैसा सेल्स करके आ सकता है, गुड्स को बेच के पैसा आ सकता है, वो रेवेन्यू रिसीट है। एक बिजनेस में स्क्रैप बेच के पैसा आ सकता है, वो रेवेन्यू रिसीट है। एक बिजनेस इंटरेस्ट और डिपॉजिट कमा सकता है, वो रेवेन्यू रिसीट है। एक बिजनेस डिस्काउंट रिसीव कर सकता है, डिस्काउंट रिसीट, वो भी एक रेवेन्यू रिसीट है। एक बिजनेस कमीशन रिसीव कर सकता है, कमीशन रिसीव कर सकता है, वो भी रेवेन्यू रिसीट है। यानी ऐसा कोई पैसा जो बार बार बिजनेस में आता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो एक बिजनेस के नॉर्मल कोर्स से आता है। यानी अगर आपका काम किराना स्टोर है, आपका काम है आटा दाल चीनी चावल बेचना, इनको बेच के जो पैसा आपकी दुकान पे आता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। फिर जिन चीजों में चीजें पैक होके आती हैं, उन डब्बों में, इन कार्टन्स में जिनमें पैक होके आती हैं, आप महीने के लास्ट में उसे कबाड़ी को बेच देते हो, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप, ये भी रेवेन्यू रिसीट्स है। फिर बिजनेस में से कुछ पैसा आपने बैंक में रखा है, उससे आपको इंटरेस्ट आता है। सर अभी तो आपने कहा वो असेट्स हैं, अरे वो तो असेट्स है, जो डिपॉजिट है उसका जो इंटरेस्ट आता है, वो भी बिजनेस की इनकम है, तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स। और इसी को बाद में हम क्या बोल देते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स को इनकम। रेवेन्यू रिसीट्स को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बाद में इनकम बोल देते हैं, इसी को हम रेवेन्यू बोल देते हैं। इसी को हम बाद में क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। तो आप लिख लो, रेवेन्यू रिसीट्स is also called revenue। इसी को हम बाद में क्या बोल देते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू ऑफ बिजनेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू ऑफ बिजनेस। इसी को हम रेवेन्यू रिसीट्स को हम क्या बोल देते हैं? रेवेन्यू बोल देते हैं। तो रेवेन्यू इन अकाउंटिंग टर्म्स, रेवेन्यू इन अकाउंटिंग टर्म्स या अकाउंटिंग मीन्स the income of a regular nature। यानी कोई भी ऐसी इनकम जो एक कंपनी को हो रही है, कोई भी ऐसा पैसा जो कंपनी में आ रहा है इन अ रेगुलर नेचर। क्योंकि गुड्स कंपनी साल में एक बार नहीं बेचती, महीने में एक बार नहीं बेचती। एक दुकानदार रोज सुबह जाके 8 बजे दुकान खोलता है, रोज गुड्स बेचता है, रोज गुड्स खरीदता है और रोज शाम को दुकान बंद करता है। तो गुड्स को बेच के जो उसे इनकम मिलती है, जो उसे पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। और इसी को लेटर ऑन क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। इसी को हम बाद में क्या बोल देते हैं? रेवेन्यू। क्या बोल देते हैं? रेवेन्यू बोल देते हैं। सर और एग्जांपल दो ना? बहुत है, सेल है, स्क्रैप है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, कमीशन है, बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे करते रहेंगे। और आगे चले, व्हाट इज कैपिटल रिसीट्स? लिखो, अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या आ गया या आना है। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सोर्सेस
which are not of revenue in nature. For example, sale of fixed assets या सेल ऑफ असेट्स लिख लो। आप असेट्स को रोज रोज नहीं बेचते। एक कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, मान लो एक कंपनी इस मार्कर को बनाती है, इस मार्कर को बनाने के लिए कंपनी को मशीन की जरूरत है और उस कंपनी में ऐसी 2-3 मशीनें हैं। अब कंपनी अगर अपनी एक मशीन बेच दे, ओके, उसको भी उसका बिजनेस कम हो गया, उसे मशीन बेचनी है, एक मशीन ऐसी बेच दे तो उसे हम कह देंगे कैपिटल रिसीट्स। यानी जिससे आप बार बार नहीं बेचते, इन चीजों को आप बार बार नहीं बेचते। कभी 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आपने, हो सकता है पैसे की जरूरत हो, आपने अपने घर के साथ वाला प्लॉट बेच दिया हो, लेकिन आप इन चीजों को बार बार नहीं बेचते। दे आर नॉट ऑफ रिपीटिंग नेचर, ऐसा बार बार नहीं होता। जैसे सर दूसरा एग्जांपल, बैंक लोन। आप बार बार बैंक से लोन नहीं लेते। हाँ, आज आप घर बनाना चाहते हो या आप बाहर फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हो, शायद आपके पापा को बैंक से लोन लेना पड़े, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता। ये चीज बार बार नहीं होती, ऐसा अक्सर बार बार नहीं होता। इसलिए इसे भी हम क्या कह देते हैं, कैपिटल रिसीट्स। सर इन्हें कहां दिखाते हैं? सर हम रेवेन्यू रिसीट्स को कहां दिखाते हैं और हम कैपिटल रिसीट्स को कहां दिखाते हैं? सर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहां दिखाते हैं और हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां दिखाते हैं? सब बताऊंगा, अभी इसका वक्त नहीं आया। हो सकता है आपकी मैडमों ने आपके दिमाग में बातें अभी से डाल भी दी हो, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया। मैं धीरे धीरे आपको सब बातें बताऊंगा। हम इन्हें दिखाते कहाँ हैं, हम इन्हें लिखते कहाँ हैं, इनकी एंट्री कहाँ पे होती है, सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया। जब मैं आपको अकाउंटिंग का चैप्टर करवाऊंगा और अकाउंटिंग साइकिल पे आऊंगा, तब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा। तो फिलहाल अभी क्या लिखा हमने, रिसीट्स आर ऑफ 2 टाइप, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े फटाफट जल्दी से। चलो आओ आगे चलें। अब आगे चले, नेक्स्ट टर्म हम करें। अगली टर्म का नाम है प्रॉफिट। सर प्रॉफिट क्या होता है? देखो हर बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है, उसका मेन मोटो होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। सर प्रॉफिट होता क्या है? तो प्रॉफिट होता है सिंपल लैंग्वेज में टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। यानी जितना आपने टोटल कमाया उसमें से माइनस कर दो जो आपका टोटल खर्चा हुआ, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अब इसकी मैं आपको क्या डेफिनेशन लिखवाऊं? ये छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी सी बात है। प्रॉफिट हर आदमी कमाता है, हर बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है। जितना टोटल रेवेन्यू उसने कमाया उसमें से माइनस कर दो टोटल एक्सपेंस, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं प्रॉफिट। ठीक है जी। कल मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड करवाऊंगा, मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और फिर इसके आगे कुछ टर्म्स को लेके हम चलेंगे। अब हम इस चैप्टर के बहुत नजदीक हैं, इसे खत्म करने के बहुत नजदीक हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना, आप इसे बार बार रिवाइज करते रहना। बस छोटी छोटी कुछ 5-7 टर्म्स बच गई हैं। हम मेन काम कर चुके हैं। हम लायबिलिटीज के बारे में पढ़ चुके, हम असेट्स के बारे में पढ़ चुके, हम एक्सपेंस के बारे में पढ़ चुके, हम रेवेन्यू के बारे में पढ़ चुके, हम गुड्स के बारे में पढ़ चुके, हम डेब्टर्स क्रेडिटर्स के बारे में पढ़ चुके, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ चुके। बस छोटी छोटी कुछ बातों को करने के बाद हम इस चैप्टर को कल या परसों तक एंड कर देंगे। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट चैप्टर को करने के लिए हमें बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि हम इन टर्म्स को जानते हैं। ठीक है जी, चलो बस यही खत्म करेंगे आज की क्लास।
तब तक आप मस्ती करो, खूब एंजॉय करो, साथ साथ पढ़ाई करते रहो। और हाँ, प्लीज मेरी क्लासेस को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे अपने दोस्तों को भी दिखाते रहो प्लीज। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों।